हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा पटेल। वेलकम टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपीएससी ज्ञानदायिनी। मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तरकालीन। मौर्यकाल के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात की है, बहुत ही विस्तार से बात की है। आप लोग उस क्लास को देखेंगे ना तो उससे आपके मौर्यकाल के जितने भी क्वेश्चन है कहीं भी नहीं है, उसी क्लास से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। 100% श्योरली मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या है? मौर्योत्तर काल में दो तरह के शासक आए। पहले तो विदेशी और दूसरे भारतीय राजवंशों की स्थापना हुई। ठीक है, पहले विदेशी राजवंशों की स्थापना हुई और भारतीय राजवंशों की स्थापना अलग अलग क्षेत्रों में हुई। ठीक है, अब भारतीय विदेशी राजवंशों में कौन कौन है? जैसे यूक्रेटाइट्स हो गए, है ना, कुषाण हो गए। तो ये सारे जो है कहाँ के थे? ये विदेशी थे। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो शुंग, कण्व जैसे ये शासक हैं, तो ये सारे शासक कहाँ के थे? तो ये शासक जो है अपने भारतीय राज्य के थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे राज्यों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है शुंग वंश। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश की बात करेंगे। तो जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, शुरू करते हैं हम लोग। ये जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर की थी, लेकिन संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ नाम था। ठीक है, अब यही से कहानी शुरू होती है, इसके ही काल से। मौर्य काल के पतन की कहानी कहां से शुरू होती है? तो ये बृहद्रथ के काल से शुरू होती है। और बृहद्रथ के काल में एक सेनापति था, इसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या था इसका? ये इसका सेनापति था। ठीक है, इसने क्या किया? इसने जो है 185 ईसा पूर्व का टाइम था। इसने क्या किया? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सिंह जो इसका सेनापति है, इसने बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसने किस वंश की नींव रखी? तो इसने जो है शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, शुंग वंश की नींव किसने रखी? शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने रखी। कब रखी? 185 ईसा पूर्व में। और किसकी हत्या करके? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की नींव रखी। और ये वंश कब से कब तक चला? तो 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। किसका? शुंग वंश का। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल से शुंग वंश के बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके हम लोग अच्छे से मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल के सारे वंश, देशी, भारतीय और विदेशी, सब के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। शुंग वंश, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसका एक अभिलेख है, इस काल का एक अभिलेख है। वो अभिलेख क्या है? धनदेव का अभिलेख। ठीक है, धनदेव का अभिलेख। ठीक है, धनदेव का अभिलेख। ये किस काल का अभिलेख है? तो ये किस काल का अभिलेख है? ये है शुंग काल का अभिलेख। धनदेव का अभिलेख, सॉरी, अयोध्या का अभिलेख। ठीक है, अयोध्या का अभिलेख। अयोध्या का अभिलेख। ठीक है, अयोध्या के अभिलेख की स्थापना किसने की थी? तो अयोध्या के अभिलेख की स्थापना की थी किसने? धनदेव ने किसकी स्थापना की थी? तो धनदेव ने क्या थी? अयोध्या की अभिलेख की स्थापना की थी। ये कौन है? इसका धनदेव कौन है? तो धनदेव पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में इसका राज्यपाल था। ठीक है, धनदेव
पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पुष्यमित्र का राज्यपाल था कौन? धनदेव। ठीक है, इसने किस अभिलेख की स्थापना की? अयोध्या अभिलेख। अब अयोध्या अभिलेख से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि क्या किया पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी जानकारी हमको कहां से प्राप्त हुई? अयोध्या के अभिलेख से। और अयोध्या का अभिलेख की स्थापना किसने की थी? धनदेव ने की थी। और धनदेव कौन था? तो धनदेव पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। ठीक है, तो इसके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां से मिलती है हमको? तो ये अयोध्या के अभिलेख से मिलती। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इसने? तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब इसके शासनकाल में पुरोहित भी होते थे ना, तब क्या अभी होते हैं? तो पुरोहित इसके शासनकाल में कौन था? तो पतंजलि। ठीक है, पतंजलि आपने बखूबी इनका नाम सुना होगा, पतंजलि जी का। पतंजलि ने क्या किया है? योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। किसने? पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। तो अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र संघ के शासनकाल में हुए थे, उनको संपन्न कराने में किसने मदद की थी? तो उनको संपन्न कराने में पतंजलि ने हेल्प की थी। ठीक है, चलिए पतंजलि कौन है? तो पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। ठीक, अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, कुछ जानकारी वाली बात कर लेते हैं। कहते हैं पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा विरोधी था। इसने बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन ऐसा असत्य माना जाता है क्योंकि कुछ ही बौद्ध ग्रंथों में ये साक्ष्य मिले कि उसने बौद्ध धर्म वाले लोगों को प्रताड़ित किया। नहीं तो इसने क्या किया? इसने सांची में 2 स्तूपों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, सांची में 2 स्तूपों की स्थापना करवाई। और अशोक ने अपने शासनकाल में जो सांची के स्तूप स्थापित करवाए थे, सांची में स्तूप स्थापित करवाए थे, उसमें इसने क्या किया? विनिर्माण का कार्य किया। मतलब जो अशोक ने बनवाया था, तो अशोक ने जब बनवाया था तो वहां पे काष्ठ वेदिका बनी थी, मतलब लकड़ी की वेदिकाएं बनी थी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? जब इसका शासनकाल आया तो इसने क्या किया? इसने पाषाण वेदिका लगाई। ठीक है, काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका की स्थापना करवाई। ठीक है, तो ऐसा असत्य माना जाता है क्योंकि इसने क्या किया था? सांची के स्तूपों का विनिर्माण किया और क्या किया? सांची में 2 स्तूपों की स्थापना की। ठीक है, 2 स्तूपों की स्थापना की थी। ठीक है, तो सांची में जो अशोक के काल में जो स्तूप स्थापित करवाया गया था उसमें काष्ठ वेदिका थी, तो इसने काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका का विनिर्माण किया। ठीक है, पाषाण वेदिका की रचना की, पाषाण वेदिका स्थापित करवाई। और इसने सांची में 2 अन्य स्तूपों की स्थापना की। तो ये जो पहला स्तूप है जिसको अशोक ने स्थापित करवाया था, इसको महास्तूप कहा जाता है। और क्या हुआ? महास्तूप के साथ साथ इसमें किन चीजों का वर्णन था? तो इसमें भगवान बुद्ध का, ठीक है, इसमें बुद्ध का वर्णन मिलता है। महास्तूप में किसका वर्णन मिलता है? तो महास्तूप में भगवान बुद्ध का वर्णन मिलता है। और ये जो 2 अभिलेख थे जिसको क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित करवाया था। तो ये जो 2 अभिलेख थे उनमें पहला जो स्तूप है, पहले स्तूप में किनका साक्ष्य मिलता है? तो बौद्ध धर्म के प्रचारक का साक्ष्य मिलता है। और जो दूसरा पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित करवाया स्तूप, उसमें किसका अभिलेख मिलता है? उसमें भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जो तीसरा अभिलेख था उसमें भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों का अभिलेख मिलता है। वो प्रिय शिष्य कौन से थे? तो मोदगलय और सारीपुत्र। ठीक है, मोदगलय और कौन था? सारीपुत्र।
और भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख शिष्य थे। जब वो राजगृह में बिंबिसार के यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो जब वो राजगृह से वापस आ रहे थे तो वहां उनको 4 शिष्य मिले थे, बहुत ही उनके प्रिय थे। पहले थे उपाली, अभय, सारिपुत्र और मोदगले। ये भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे चारों। ये कहाँ मिले थे भगवान बुद्ध को? तो ये राजगृह में मिले थे जब वो बिंबिसार के शासनकाल में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। ठीक है, चलिए। और इसने एक पुष्यमित्र शुंग ने एक और स्तंभ का एक और स्तूप का साक्ष्य मिलता है, जिसको किसने स्थापित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही स्थापित किया था। उसको, उस अभिलेख को क्या कहते हैं? उस अभिलेख को कहते हैं भरहुत। भरहुत, ठीक है, ठीक है, भरहुत स्तूप। इसको किसने स्थापित किया था? भरहुत स्तूप। इसको किसने स्थापित किया था? इसको पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था किसको? भरहुत अभिलेख को। ओके, चलिए। ये कहाँ है आपका? ये कहाँ है? ये है सतना जिले में। सतना जिले में। और जो भी हमने सांची की बात की वो कहाँ है? तो सांची का अभिलेख, जो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और रायसेन जिले में कहाँ? तो वो विदिशा नामक स्थान पर है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? विदिशा नामक स्थान पर। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद जो है इसकी खोज किसने की थी भरहुत अभिलेख की? तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और कब की थी? तो 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। ठीक है, चलिए। अब इसके जो पुष्यमित्र शुंग है, इसके बाद पुष्यमित्र शुंग का जब शासनकाल था तो पुष्यमित्र शुंग का वंश आगे भी बढ़ेगा। तो इसका जो अगला शासक था वो कौन है? तो वो है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बना वो है अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र। इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है कि ये पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना था। ठीक है, आगे कौन सा शासक है? आगे है वसुमित्र। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कालिदास का जो एक नाटक है, रचना नहीं नाटक, वो कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में इसके बारे में वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्रम में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि इसके शासक की जब अग्निमित्र जब शासक था तो किस यवनों का आक्रमण हुआ था। तो वसुमित्र वहां गया और उनको पराजित करके कहाँ गया था? सिंधु नदी के तट पर गया था और यवनों को पराजित किया था। बस यही एक वर्णन मिलता है कहाँ पे? मालविकाग्निमित्रम। और ये मालविकाग्निमित्रम किसका नाटक है? तो ये है कालिदास जी का है। ठीक है, कालिदास जी का है। ओके, चलिए। इसका जो अगला जो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है भागभद्र। ठीक है, भागभद्र। ठीक, भागभद्र एक यूकेटाइट वंश था। तो यूकेटाइट वंश था तो उसके शासक ने अपने राजदूत को भेजा। तो उसके राजदूत का क्या नाम था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। ये कहा? यूक्रेटाइट वंश के शासक ने इसको कहाँ भेजा था? भागभद्र के दरबार में। भागभद्र का दरबार कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो भागभद्र के दरबार में भेजा था। और कहते हैं इसने जो है गरुड़ अभिलेख की भी स्थापना की है। इससे ये पता चलता है कि इसने वैष्णव धर्म अपना लिया था। हेलियोडोरस ने क्या किया था? वैष्णव धर्म भी अपना लिया था। ठीक है, तो इसका जो लास्ट शासक है वो है देवभूति। शुंग वंश का जो लास्ट शासक है वो है देवभूति। शुंग वंश का लास्ट शासक है। तो ये इसका एक सेनापति था। जैसे उसने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारा, तो इसका एक मंत्री था या सेनापति था। कौन था? वासुदेव इसका कौन था? वासुदेव इसका मंत्री था। जब देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, जब इसका शासनकाल चल रहा था, तो इसने क्या किया? इसके मंत्री वासुदेव था उस टाइम पे। तो वासुदेव ने क्या किया? देवभूति की कर दी हत्या। ठीक है, देवभूति की कर दी हत्या। और देवभूति ने किस वंश की नींव डाली? तो देवभूति ने कड्व वंश की नींव डाली थी। ठीक है, किसकी हत्या करके? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने किस वंश की नींव डाली? कड्व वंश की नींव डाली। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए आप लोग देखिए क्लास, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जैसी भी लगे क्लास कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल, ठीक है।